ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण एक विचार है, एक विचारधारा है। इसको लोग जो जाति बात में आज की डेट में कर रहे हैं, ब्राह्मण, ये जब वर्णों का विश्लेषण हुआ जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बड़ी बात आपने कहा पीडीए, एक परिवारवाद चलाया जा रहा है, पीडीए समझिए, जिसमें आप इस मंच से क्या आपको बताएं पर है, संविधान हमेशा देश हित में ही काम करता है जी। एक उच्च न्यायालय की प्रणाली है जिसमें जो भी हमारे जुडिशरी सिस्टम्स होते हैं वो हमेशा हित में ही काम करते हैं, उसी को सब कुछ करना होता है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाओं का बेनिफिट उनको ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो, उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हर राज्य से ज़्यादा विकसित राज्य होने वाला है और बहुत जल्दी इकोनॉमी में एक अपना स्थान बनाएगा उत्तर प्रदेश। अपराधीकरण पे क्या देख रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत से आएगी। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बार आएगी। 47 तक का विकसित बनाने का भारत बिल किए, ज्यादा किए, बेहतर किए, लेकिन मुझे अवसर मिला तो मैं इनसे बहुत बेहतर करके दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 2027 का चुनाव जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के लिए करीब आता जाएगा, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचलें बढ़ती जाएगी, क्योंकि विधानसभा के लहजे से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है। 403 सीटों वाला विधानसभा उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है कि 2007 से लेकर आज तक लगातार किसी भी पार्टी को बोलने का मौका नहीं दे रही है कि हमने आपको काम करने का मौका नहीं दिया। मतलब मेरे कहने का यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, चाहे 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, और चाहे 2017 से लेकर अभी तक वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। पूर्ण बहुमत की सरकार, मौका नहीं किसी भी पार्टी को कहने के लिए कि हमें मौका दिए होते तो मैं उत्तर प्रदेश को लंदन बना देता। लेकिन 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, जातियों से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधते नजर आएंगी। लेकिन हम बात करेंगे, हमारे साथ लखनऊ बीकेटी से संभवतः चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि शायद विधायकी का टिकट भी इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल जाए। इनका नाम है ब्रजेश कुमार ओझा जी, पेशे से अधिवक्ता भी हैं। हम इनसे बात करते हैं, आइए, कि 2027 की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां क्या दर्शाती हैं। तमाम सवाल हैं, पूरे इंटरव्यू को देखिएगा। सर, स्वागत है आपका। क्या देख रहे हैं सर 2027 के लिए आप? देखिए, 2027 हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा देश का जी, जिसमें ये भारतवर्ष जी बहुत कुछ बेहतर करने की प्लानिंग में है 2027 में। जिस तरीके से पीछे से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष कर रहे नेतृत्व, नेता और कार्यकर्तागण, जिन लोगों ने आज पिछले 10 साल 15 सालों में जो किया है उससे कहीं कुछ बेहतर प्लानिंग चल रही 27 में करने के लिए। देश को, राष्ट्र को एक बेहतर बनाने की कोशिश है 2027 में, जिसमें हम लोगों को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तो इस देश को सबसे पहले सनातन धर्म की तरफ मूव कराएंगे। जो मूवमेंट चल भी रहा आज की डेट में सनातन की तरफ, लेकिन सनातन का पूरा वर्चस्व अगर आपको दिखेगा तो 27 तक दिखने लगेगा। लेकिन जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो तो पूरा एकदम हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, कि इनके पास अगर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान धर्म की राजनीति अगर छोड़ दी जाए तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बस इतना ही मुद्दा था? राम मंदिर तो बन गया, हालांकि मुद्दा खत्म हो गया क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी मुद्दे रहते हैं वो पहले से उसको बताते नहीं। हमारी प्लानिंग अंदर अंदर चलती रहती है। हम कब क्या करेंगे ये समय से पहले किसी को हम बताने की कोशिश नहीं करते हैं। जब समय आएगा तो उनको हम बताएंगे कैसे क्या करेंगे। और रही सवाल विरोधी जो भी पार्टियां आज हमारे विपक्ष में है, वो आज के डेट में कुछ कर नहीं सकते, लाचार पोजीशन में है, तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, केवल विरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि विरोध के नाम पे विरोध, बस केवल विरोध ही कर रहे हैं। पीडीए का नारा लग रहा है, पीडीए, बहुत बड़ी बात आपने कहा। पीडीए एक परिवारवाद चलाया जा रहा है, पीडीए समझिए, जिसमें आप इस मंच से क्या आपको बताएं कि जितने भी विरोधी पार्टियां हैं ये अपने परिवार को ही मजबूत करने में पीछे कई वर्षों से लगे रहे, और आज भी अगर सत्ता इनके हाथ में आएगी तो अपने परिवार को ही मजबूत करने की कोशिश करेंगे। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लेकिन तो कह रहे पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, यानी कि सब कुछ तो हमारे पास, यानी पिछड़ा हमारे पास आ गया, दलित हमारे पास आ गया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी कहते हैं, आदि अल्पसंख्यक हमारे पास आ गया। वैसे तमाम बार नारे बदलते रहते हैं, लेकिन अगर हम संभवतः बात करें, पीढ़ी इसी पे बना था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो बचेगा क्या आपके पास? सब कुछ तो वो लेके चले गए। देखिए, माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनकी योग्यता का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिसके पास जितना विवेक होगा वो अपने उतने विवेक का ही तो यूज करेगा। समय समय पे ये कब, कहाँ, कैसे, क्या बोल जाए, ये सब विरासत में मिलती है। अगर आज हम ब्राह्मण कुल से हैं
तो ब्राह्मण का एक बेटा जो होता है ना, वो जन्म से ही इंटर पास होता है। उसके पास शिक्षा और ज्ञान की कमी कभी नहीं होती। वो कब कहाँ कैसे बोलना है, इस पे बहुत विचार करके एक ब्राह्मणों की बात आपने छेड़ी दिया था, मैंने पूछ लेता हूँ कि इस समय आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण बड़े उत्पीड़ित, सबसे ज्यादा अगर कोई भी प्रताड़ित हो रहा है तो ब्राह्मणों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि योगी जी कर क्या रहे हैं, ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़ गए हैं। यह अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारी तरफ आओ, मायावती जी भी, उनकी भी रैली होने वाली है, एकदम परफेक्ट हो गई है, 2027 के चुनाव के लिए अकेले लड़ने का फैसला किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ब्राह्मण कहीं से परेशान नहीं है जी। दूसरी चीज है, ब्राह्मण देखिए कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण जो है ये कोई जाति नहीं है, ये ब्राह्मण साम्राज्य है। ये साम्राज्य है। इसको समझने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा कि ब्राह्मण है क्या। ब्राह्मण एक विचार है, एक विचारधारा है। इसको लोग जो जाति बात में आज की डेट में कर रहे हैं, ब्राह्मण, ये जब वर्णों का विश्लेषण हुआ जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए गए, आज बहुत सारे लोग जिनको अज्ञानता है किसी भी कारण से, चाहे उनकी पढ़ाई सही से ना हुई हो, चाहे उनके विचार अच्छे ना हो, चाहे वो किसी अच्छे माहौल में ना रहे हो, शिक्षा का महत्व तो ये नहीं है कि केवल शिक्षा स्कूलों से ही पढ़ के आदमी शिक्षित हो जाएगा जी। उसको सही माहौल, सही परिवेश की भी जरूरत होती है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक समाज है, समाज की उत्पत्ति करने वाला ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनका विश्लेषण किया गया तो ये एक मनुष्य के शरीर के आधार पर इसका विश्लेषण किया गया जी। जैसे हमारा शरीर के सर का पार्ट जो होता है, जो सबसे ऊपर होता है, इसको ब्राह्मण बताया गया जी। क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मण का जो मस्तिष्क होता है वो विचार करता है। मस्तिष्क के विचार को ब्राह्मण समझा गया। और जो ताकतवर होते थे, जिनसे हमें देश में मजबूती मिलेगी, ताकतवरों की जरूरत है, जो दूसरे देशों से, दूसरे राज्य से हमें सुरक्षित करेंगे, उनकी बाजुओं में ताकत, उनकी भुजाओं में दम हो, उनको छत्री दिया गया। इसी तरीके से वैश्य और शूद्र बनाया गया। तो जाति का वर्णन तो इस तरीके से किया गया कि एक मनुष्य ही पूरी जाति है। लेकिन लोग राजनीति में इसको अलग अलग कर दिए, जबकि एक संपूर्ण मनुष्य, जो एक व्यक्ति मनुष्य है, ये मनुष्य चारों वर्णों में है। मैं ही शूद्र हूँ, मैं ही वैश्य हूँ, और मैं ही क्षत्रिय हूँ, और मैं ही ब्राह्मण हूँ। योगी सरकार ने फैसला लिया कि, और हाईकोर्ट का भी आया है, जजमेंट आया कि अब कोई भी आप आंदोलन, कोई भी आप रैली, या आप गाड़ियों पर, या आप अगर FIR भी लिखी जा रही है तो उसके आगे आपका सरनेम यानी जाति को आपको नहीं लिखना है। अगर आप करते हैं तो इसके लिए सजा पात्र होंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या इसमें कहीं ना कहीं रुकावट नजर आएगी 2000 जो आने वाले चुनाव में? जातियों पे जो लोग सभाएं करने लगते हैं, कभी कुर्मी समाज, कभी ब्राह्मण समाज, कभी क्षत्रिय समाज, कभी दलित समाज, जो ये रुकावट के लिए क्या आदेश पारित हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना चाहेंगे जी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जो भी उनके विचार होते हैं वो हमेशा देश हित में ही विचार होते हैं जी। ठीक। तो कभी उनके विचार जो है अनैतिक नहीं होते हैं। तो हम किसी भी बातों पर उनकी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि अनैतिक नहीं है। ये विचारधाराओं की बात है, ये लोगों की सोच की बात है। हम किसी को भी देखना चाहते हैं तो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे, ये देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। आज अगर इस तरीके से कुछ किया जा रहा है तो ये खाली वो अंधविश्वास है लोगों का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जाति पात, सरनेम, ये सारी कुछ दिन राजनीति में देखा गया है कि जातियों में ज्यादा, आजकल लोग जातियों में ज्यादा बात करने लगे। अरे यार, इस जाति वाले हो तो आप मेरे पार्टी को सपोर्ट करो, मैं इस जाति वाले हो तो उनके लिए अलग पार्टी है। समाज जाएगा कैसे? क्या बात होती है संविधान की, आरक्षण की। अभी आप राहुल गांधी देख रहे होंगे कि हर जगह दिखाते हैं कि संविधान खतरे में। तो संविधान तब खतरे में नहीं दिख रहा है लोगों को जब जातियों में लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करती है। संविधान तो इक्वालिटी दिखा रहा है, संविधान तो हमें एकता दिखा रहा है। तो ये क्यों वही संवैधानिक बातें करने वाली पार्टियां जातियों में लड़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, संविधान सर्वोपरि है। संविधान हमेशा देश हित में ही काम करता है जी। एक उच्च न्यायालय की प्रणाली है जिसमें जो भी हमारे जुडिशरी सिस्टम्स होते हैं वो हमेशा हित में ही काम करते हैं। समाज को, अगर मैंने बताया पहले ही कि समाज को 4 वर्गों में जो विभाजित किया गया है, ये 4 जाति नहीं है, एक ही मनुष्य है, 4 वर्ग में है। उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसके हाथ कैसे काम करते हैं, उसका भोजन की प्रणाली से सटा हुआ जो है पार्ट बेस का वो कैसे काम करता है, हम काम करने की जो प्रणाली शूद्र की है वो पैरों से रिलेटेड है। तो एक मनुष्य ही 4 वर्णों में है। अज्ञानता खाली हमारे विचार में है
विचार शुद्ध करें। विचार अगर हमारे सही हो जाएंगे तो हर व्यक्ति को हम एक सामान्य तरीके से देखना शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं संघ से जुड़ा हूँ और संघ का मैं सामाजिक समरसता भी लोगों तक उनके इसी विचारों को दूर करने में सामाजिक समरसता का बढ़ावा दिलाता हूँ। जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया है, अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों देश को संबोधित भी किया। कैसे देख रहे हैं जो स्लैब को इतना कह रहे हैं 90% चीज़ें 5% के स्लैब में आ गई हैं, इससे गरीब जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी के स्लैब को कम करने को कैसे देखना है? बहुत सही बात आपने किया माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत अच्छा सुझाव और बहुत अच्छा विचार रहा कि जिसको इन्होंने पूरे देश में जीएसटी कम करके लोगों की मदद करने की कोशिश की। मिडिल क्लास का जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा सफ़र करता है, मिडिल क्लास का व्यक्ति ज़्यादा सफ़र करता है क्योंकि उसी को सब कुछ करना होता है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाओं का बेनिफिट उनको ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जीएसटी के लाभ को कम पाए, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला व्यक्ति जो वो मिडिल क्लास का है, बिल्कुल, जिसको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व करे नेताओं की निगाहें इस समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी सपोर्ट करें कि जिनको सपोर्ट ना हम कोई आरक्षण के थ्रू कर पाते हैं और ना ही वो इतने सबल हैं कि उच्च श्रेणी मूव कर पाते हैं। तो मिडिल क्लास में है, तो मिडिल क्लास में किसी को बाइक लेना है, किसी को कार लेना है, किसी को घर बनवाना है, किसी को सामग्री खरीदना है, तो अगर जीएसटी के टैक्स हमारे थोड़ा सा बेनिफिट हमको देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मिडिल क्लास बहुत मजबूत होगा और जिसका बेनिफिट हमारे शेड्यूल कास्ट पे भी जाएगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश को बनाने का योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत सही बात है, बिल्कुल क्या सही कहना है इस पर? ये बहुत सही बात है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, मैं तो ये कहता हूँ उत्तर प्रदेश का होने के नाते मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी अनुभव है, उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हर राज्य से ज़्यादा विकसित राज्य होने वाला है और बहुत जल्दी इकोनॉमी में एक अपना स्थान बनाएगा उत्तर प्रदेश। अपराधीकरण पे क्या देख रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति योगी जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। जी बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने जिस तरीके से आज अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया है, जिससे हम देख रहे हैं कि आज हमारी जो भी स्थितियां हैं, जिस स्थिति में जो है, अगर हमारी कोई महिला, कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ अगर वो जॉब करना चाहती तो रात दिन कहीं आ जा सकती है, अपराधियों का कोई आतंक नहीं है। बड़े व्यापारी तो छोड़ दीजिए, छोटे मिडिल लेवल के जो भी व्यापारी थे, उन व्यापारियों के ऊपर इतना आतंक था इन माफियाओं का कि माफियाओं को धन उगाही के लिए चाहिए, हमेशा उनके बिजनेस को होते देखते हुए बिजनेस को रोकने के लिए प्रयास करते थे और अगर उनकी बात नहीं मानते थे तो उनके साथ अनैतिक कार्य भी करते थे। तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत रोका गया। मुझे लगता है कि आज 99% उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो चुका है। आज जितने भी लोग हैं वो खुशहाल हैं, सब अपने बिजनेस व्यवसाय में लगे हुए हैं। छोटा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, वो अपने कामों में लगा हुआ है, उसका अपराध की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है कि अपराध हमें कहीं प्रताड़ित कर सकता है। आप लखनऊ के बीकेटी से संभवतः टिकट लेने के प्रयास में हैं जी, क्या आपकी भूमिका, मतलब आप क्या विजन लेके जाना चाहते हैं? मैं देखिए समाज सेवा के रूप में काम करता रहा, पिछले कई वर्षों से निरंतर काम करता चला आ रहा हूँ और आज भी मेरे विचार है कि मैं समाज सेवा ही करूँगा, जिसके लिए मैं कोशिश में लगा हूँ कि विधानसभा अगर मुझे मिला अवसर तो मैं जरूर एक विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर इस बक्सी तालाब के क्षेत्रवासियों को दूंगा। और लखनऊ में मुझे उम्मीद है कि लखनऊ में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे बेहतर करके मैं समाज को दिखाऊंगा। ये मेरी कोशिश है। 2027 में वापस आ रही सरकार? बिल्कुल 100%, 110% आपको तो इसकी चीज़ का मैं दावा दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत से आएगी। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बार आएगी। 47 तक का विकसित बनाने का भारत, बिल्कुल 100%, बहुत सही बात आपने कहा। अगर हम 27 में जिस तरीके से जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं कि 2047 तक हम इस देश को भारत विकसित बनाए ले जाएंगे, एकदम दावा करते हैं कि हम 2027 तक विकसित देश में होंगे। विकसित देश मान ले जनता पूरी, बिल्कुल जनता को मान लेना चाहिए, मानने से ही सब होता है। मायावती जी भी एक समय चुनावी मैदान में अकेले लड़ने की कोशिश कर रही है, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अब बहन जी का मैं सम्मान करता हूँ जी, ठीक है, बहन जी के अपने विचार थे, अपने समय में उन्होंने जो भी उनके पास थे, जो उन्होंने उसके अपने विचारों का उपयोग किया, जो भी संसाधन थे उसमें उन्होंने जो भी किया, किए हुए लोगों को मैं नहीं कहता हूँ कम किए, ज़्यादा किए, बेहतर किए, लेकिन मुझे अवसर मिला तो मैं इनसे बहुत बेहतर करके दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वोट चोरी का मामला बड़ा उठ रहा है, राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री वोट चोरी से जीते हैं, रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी वोट चोरी से जीते हैं। मतलब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो अब ईवीएम छोड़ के वोट चोरी से वोट से जीते हैं। अभी उनका बम फूट रहा है राहुल गांधी जी का, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी भूकंप आता है, अभी इस बार फिर फोड़े, कहीं ये छोटका हाइड्रोजन है, बड़का फोड़ना बाकी है। डर तो नहीं है बीजेपी वाले? सही बात, देखिए राहुल जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनके विवेक का सम्मान करता हूँ, पूरा देश जानता है उनके विवेक के बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके क्या विवेक रखते हैं, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये समय समय पे
भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होने के कारण अपने प्रशस्त रास्ते को भूल जाते हैं कि किस रास्ते पे चलना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन, जी इस विचारधाराओं पे चलना चाहिए। अध्यात्म का अगर आपके जीवन में स्थान नहीं है तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते, एक सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकते, समाज सेवा नहीं कर सकते। समाज सेवा करने के लिए समाज के बहुत निचले स्तर पे जाना भी पड़ता है। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है वो हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझ सकता है और जमीन से जुड़ी बातें करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे कि ब्रजेश कुमार ओझा जी थे, जो बीकेटी से 2027 के चुनाव में विधायकी के टिकट के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं, और इनकी कोशिश भी है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो हम और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। बाकी आपको तय करना है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा। सर के बारे में, इनके विचार के बारे में क्या सोच रहे हैं। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।